एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 45 में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 2025 के लिए हमने अभी तक 44 लेक्चर डाल रखे हैं यूट्यूब पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जाइए वहां से आप उसको फॉलो कर लीजिए। ये केमिस्ट्री का सेट नंबर 5 है। इसके पहले भी 1, 2, 3, 4 सेट प्रैक्टिस करा करके आपको दे दिया गया है। उसको भी आप देखिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। हमने आपको बता रखा है कि पूरे के पूरे आपको केमिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये मेरा 5वां प्रैक्टिस सेट है। ये जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2022 का पीवाईक्यू है। और अगर आप पूरे का पूरा 10 प्रैक्टिस को लगा लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 2025 में आने वाला क्वेश्चन होगा 70 में से आप 35 आराम से कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको पता है कि पेन और पेपर लेकर के बैठ जाना है और 70 में से मात्र 35 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है घनाकार क्रिस्टल में बेरबस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज ऑप्शन 3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि घनाकार जो ब्रेवियस लैटिस होता है उसमें जालकों की संख्या 3 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक अष्टफलक निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरा हुआ रहता है? पूछा है अन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्फीयर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से घिरा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो कितने स्फीयर से घिरा होता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आंसर होता है 6। और जो टेट्राहेड्रल होता है वो ऑक्टाहेड्रल का ठीक दोगुना होता है। तो टेट्राहेड्रल बोलता तो वो उसका आंसर ऑक्टाहेड्रल का ठीक दोगुना कर देते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? तो देखिए, फ्रेंकल डिफेक्ट के कारण क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाता है। और स्कॉटी में तो मेंटेन रहता है। इंटरस्टिशियल जानते होंगे, एफकन जानते होंगे। ठीक, तो घनत्व में कमी किसकी वजह से आता है? तो फ्रेंकल दोष के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस Fe3O4? ठीक है, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का होता है। घनत्व नहीं है, ठीक, द्रव्यमान भी नहीं है, ताप भी नहीं है, क्वथनांक नियम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, घोलक के 1 केजी में उपस्थित गुल्ले के मोले की संख्या को क्या कहते हैं? तो घोलक के 1 केजी में उपस्थित गुल्ले कहने का मतलब होता है विलेय। इसके मोले की संख्या को मोललता कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करता है। मोलरता करता है, नॉर्मलता भी करता है। जहां कहीं पर भी आयतन नहीं आएगा वो तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को उबलते रहता है उसको क्या कहते हैं? इसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहा जाता है। इसको हिंदी में कवाथी मिश्रण कहते हैं। तो कवाथी मिश्रण कहिए या एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहिए, दोनों बात सेम होता है। ठीक, ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है ये ऐसा घोल है जो एक सर्टेन टेम्परेचर पर बिना किसी प्रकार के ये बॉयल करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा? मतलब कि किसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा? तो इसको तोड़िए, जहां पर वांटो फैक्टर का मान ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो KTSO4 को तोड़ेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल बराबर 3 मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा, क्योंकि यूरिया तो ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है। इसको तोड़िएगा तो N बराबर 2 मिलेगा, क्योंकि 1 मिलेगा सोडियम का, 1 मिलेगा क्लोराइड का। और ग्लूकोज भी नहीं टूटता है तो इसमें नंबर ऑफ मोल 1 मिलेगा। तो KTSO4 के लिए वांटो फैक्टर का मान सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 फराड कितने के बराबर होता है? तो 1 फराड होता है 96,500 के बराबर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है जब हम उसको चार्ज करते हैं तो STO4 रीजनरेट होते रहता है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? तो EMF का जो फॉर्मूला होता है वो E ऑफ कैथोड होता है और माइनस E ऑफ एनोड होता है। ठीक, तो EMF बराबर, अब कैथोड का EMF वहां देखा जाता है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पे 0 है, तो प्लस से 0 आया मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ। जहां रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड का EMF दिया हुआ है प्लस 0.80 और माइनस, और ये एनोड का हो जाएगा माइनस 0.14। तो प्लस 0.80 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.14। इसका आंसर हो जाएगा 0.94 वोल्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका 0.94, क्योंकि EMF का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस प्रकार का सेल होता है? तो उसको फ्यूल सेल कहा जाता है, मतलब ईंधन सेल।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर तो समय के साथ बढ़ भी सकता है बढ़ भी सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप ये नहीं सकते कि केवल बढ़ेगा केवल घटेगा, नहीं, समय के साथ घटेगा भी बढ़ेगा भी, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ताप, दाब, उत्प्रेरक, ढेर सारा चीज होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? देखिए जो ऑप्शन बी है ना, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, बाकी आंसर यही होगा क्योंकि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और ये सभी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ऑप्शन बी ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया 2O3 गिव्स 3O2 निम्नलिखित प्रकार से होती है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है? इसका जो रेट का जो इक्वेशन लिखाएगा वो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 के पावर 2 होगा। अब ये फास्टेस्ट है और ये स्लो स्टेप है, तो जो स्लो स्टेप होता है उसको आरडीएस कहते हैं। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो यहां से जब हम रेट लिखेंगे तो रेट बराबर हो जाएगा K और कंसंट्रेशन ऑफ O इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ O3। बट यहाँ से जो O लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से अगर आप देखिएगा, यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर मान हम निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम का मान हो जाएगा O3 इंटू O और डिवाइड बाई O2 है, O2 इंटू O डिवाइड बाई O3। अब जैसे ही इस O के बदला में हम ये सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल एक रेट निकल करके आ जाएगा K इंटू O3 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान जो होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, नॉर्मली अगर 10 डिग्री टेम्परेचर का मान बढ़ा देते हैं तो रेट कांस्टेंट का मान दोगुना हो जाता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक नहीं है? तो गोंद नहीं है, गोंद लायोफोबिक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो 10 के पावर -7 से 10 के पावर -9 के बीच होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो स्टार्च के जल अपघटन में एमाइलेज का उपयोग होता है, ठीक। एमाइलेज जो होता है स्टार्च को जल अपघटित कर देता है, लेकिन कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये चारों का चारों ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा एमाइलेज। नेक्स्ट, रासायनिक अधिशोषण की दर, मतलब कि जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, मतलब कि दाब बढ़ाइएगा तो रासायनिक अधिशोषण का दर बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सल्फाइड एस्को का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? फेन फलावन विधि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड होता है जिसके जरिए हम सल्फाइड ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा आप आयरन को नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें करंट का फ्लो होने लगता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हुक के विद्युत द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? तो हुक के विद्युत द्वारा एल्युमिनियम को शोधित करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी होती है? सबसे इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हीलियम का होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, F2। S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? अगर कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0 होता है, ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे कम वाष्पशील कौन है? ये वोलेटिलिटी पूछा है, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही कम होगा, मतलब कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम वोलेटाइल होगा, तो इसका आंसर H2O हो जाएगा क्योंकि H2O का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। अब H2O का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो किसी भी चीज पे डोमिनेट कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट के मामले में, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सबसे कम वोलेटाइल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह बिहेव करता है? तो पहले देखिए सल्फेट का चार्ज इस पे -2 हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा +6, इस पर चार्ज हो जाएगा +4 और इस पर चार्ज हो जाएगा +6। अगर नॉर्मल चार्ज है तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि अकारक, अगर ग्रुप नंबर के चार्ज है, ग्रुप नंबर कहने का मतलब होता है कि ये कितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर सकता है,
तो चूंकि इसके पास नॉर्मल चार्ज -2 ही होता है और ये +6 ज्यादा से ज्यादा शो करता है सल्फर, तो इसीलिए ये जो है ये अकारक की तरह व्यवहार करेगा, ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा, ये भी ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर चार्ज नॉर्मल और ग्रुप नंबर के बीच में आएगा, मतलब -2 और +6 के बीच में आएगा, तो वो दोनों की तरह व्यवहार करेगा, अकारक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करेगा। तो इस पे देखिए +4 चार्ज है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? तो NO2 जो है ये रंगीन होता है। 31, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। N-1D 1 से 10, NS मतलब कि S में 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? देखिए इसमें मैग्नीज सल्फेट पे होता है -2 चार्ज, तो Mn पर हो जाएगा +2 चार्ज। इसमें O पर होता है -2, तो Mn पर हो जाएगा +4। और इसमें X मान लीजिए, तो X × 3 और ±2 × 4 बराबर 0, तो 3x - 8 बराबर 0, x बराबर +8/3, +8/3 मतलब 2.66। उसके बाद Mn2O7 है, तो इस पर भी क्या करते हैं, x मान लेते हैं, तो x × 2 और +7 × -2 बराबर 0, तो 2x - 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +7। तो सबसे कम किसमें आया? +2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सबसे कम इसमें आया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? देखिए जो टर्बियम है ये एक्टिनाइड नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? रंगहीन कहने का मतलब होता है कलरलेस। तो जिसका डी पूरा का पूरा खाली हो या डी पूरा का पूरा भरा हो उसको कलरलेस कहते हैं। तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d10 4s1। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो 4s में से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो 3d10। अब इसका डी पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये कलरलेस है। बाकी सब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर के देखिए, ये सब का सब कलरफुल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। अब फिर से दे दिया, अब बनाते हैं। क्योंकि ऑप्शन ए में है क्रोमियम, तो क्रोमियम तो एक्सेप्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन और 3d5, उसके बाद 4s1। तो क्रोमियम को +3 चार्ज है, तो आर्गन और s में से एक जाएगा, डी में से 2 जाएगा, तो +3 हो जाएगा, तो 3d3। अब डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब डी में 3 इलेक्ट्रॉन है और क्या बोला है, डाया बोला है, तो डी में या तो 0 नहीं तो 10 होना चाहिए, तो ये तो पारा हो जाएगा। अब चलिए भी का देखते हैं। वेनेडियम 23 पर होता है, आर्गन हो जाएगा, और आर्गन के बाद 4s2 और 3d3। अब इस पर भी +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, मतलब कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो 3d3 होगा, मतलब ये भी पारा होगा। अब आते हैं स्कैंडियम पर। स्कैंडियम का परमाणु संख्या होता है 21 और आर्गन हो जाएगा, उसके बाद 4s2 हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो s में से 2 हटेगा और d में से 1 हटेगा। अब जैसे स्कैंडियम पर +3 चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन के जैसा, और 3d 0 और 4s 0। इसमें d के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, d पूरा का पूरा खाली है, यही हो जाएगा। एक मिनट, डाया बोला है, डाया बोला है, कलरलेस और कलरफुल नहीं बोला है। खैर डाया भी यही होगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। रीजन क्या है कि इसमें डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कहा गया ये B2 वाला, और इसमें डी पूरा का पूरा खाली है, तो बच गया आर्गन, आर्गन के पास सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, इसलिए ये डाया हो जाएगा, बाकी सब पारा है। नेक्स्ट, सभी लिगेंड होते हैं, तो जितने भी लिगेंड होते हैं वो सबसे के सब लुईस भॉस्म की तरह होते हैं, मतलब कि लुईस बेस की तरह होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड लोन पेयर को डोनेट करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब बनाना है, इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाएंगे, बीबीटी। निकल पर चार्ज हो जाएगा 0, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा +2, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा +2, और यहाँ पर चार्ज हो जाएगा +3। ठीक, अभी बोला है पैरामैग्नेटिक, तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसमें आपको नियम का यूज नहीं करेंगे, ये बात बार बार आपको बताया जाता है। तो आर्गन हो जाएगा, और इसमें भरेंगे पहले 3d को, बाद में भरेंगे 4s को। तो आर्गन 18 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 3d 10, तो 18 + 10 = 28 हो गया,
अब चूंकि पूरा का पूरा 3D भरा हुआ है, अब पूरा का पूरा 3D भरा हुआ है, लेकिन हमसे तो पूछा है पारा, तो पारा पूछा है, लेकिन ये हो जाएगा डाया, क्योंकि पूरा का पूरा 3D भरा हुआ है। और CO कार्बोनिल ग्रुप आकर के किसी को पेयर में नहीं कर पाएगा, क्योंकि D खाली रहेगा तब ना पेयर करेगा, इसलिए ये तो डाया हो गया। अब इसको देखते हैं, निकल पे +2 चार्ज है तो ऑर्गन हो जाएगा, और 3D 8 हो जाएगा, 10 नहीं 8, 3D 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। अब CN क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, CN आएगा और इसको क्या करेगा, पेयर कर पाएगा, क्योंकि CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसके पास उतना एनर्जी होता है, उस एनर्जी को बोलते हैं CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब CN आएगा, साइनो आएगा और इसको पेयर कर देगा, तो इसीलिए ये भी बन जाएगा डाया। ठीक, अब चलिए अब इसका बात कर लेते हैं। एकदम ये और ये दोनों सेम ही है, बस अंतर यह है कि यहाँ पे क्लोरीन वीक लिगेंड है और यहाँ पे जो साइनो लगा हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो निकेल का तो यही होगा, क्योंकि इस पर भी चार्ज +2 ही है। अब 3D8 इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि क्लोरीन वीक लिगेंड है इसीलिए पेयर नहीं कर पाता है, तो ये अनपेयर्ड ही रहता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा पारा। और ये तो एक्सेप्शन है, इसमें जो NH3 होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा डाया। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक मुख्य संघटक है, क्लोरोफिल का होता है? ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई D इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए इसमें किसके पास D ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बना के देखते हैं। इसमें मैग्नीज पर चार्ज हो जाएगा +3 नहीं +7, ठीक है, क्योंकि बनाएंगे तो x और 4 गुने x प्लस -2 गुने 4 बराबर -1, तो x - 8 बराबर -1, तो x बराबर -1 + 8 यानी कि +7, वो +7 लिखा गया है। इस पर चार्ज निकालिएगा +3 हो जाएगा, इस पे चार्ज निकालिएगा +3 हो जाएगा, इस पे चार्ज निकालिएगा इसमें भी +3 हो जाएगा। अब चूंकि ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ऑप्शन यही होगा। देखिए मैग्नीज का परमाणु संख्या होता है 25 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन को पहले हम 3D में भरेंगे, क्योंकि इसमें हम बैलेंस मोड 3D लगाते समय अफबाउ नियम का यूज नहीं करते हैं। तो 3D और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे, 18 और 7 25, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इस पे चार्ज भी +7 है। तो Mn पर जैसे +7 चार्ज आएगा ये पूरा का पूरा D ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और इसके पास आएगा 0 इलेक्ट्रॉन। तो यही बोला है कि इसमें D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऑप्शन ए में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये क्वेश्चन अभी ठीक ऊपर आया था, ठीक ऊपर क्वेश्चन आया था। यहाँ पे हमें डाया और पारा की पहचान करना था, ठीक है। तो ये वाला जो NiCl4 था इसका तो पारा मैग्नेटिक था ही, डाया और पारा से हम पहचान कर लेंगे, और ये डाया था, ठीक है, ये डाया था और NH3 वाला अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसको मैंने बनाया था यहाँ पर। हाँ, निम्नलिखित में कौन पैरामैग्नेटिक है, जिसमें पारा सिलेक्ट करना था, तो हमारा आंसर C सही हुआ है। ठीक, ये C पारा हुआ है, NiCl4। इसके बाद ये जितना है सब का सब डाया हुआ है। ठीक, देखते हैं NiCl4, NiCl4 पारा है। ठीक, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद NiCO4 जब ये पारा है तो NiCO4 इस पे चार्ज हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा, तो निकेल का परमाणु संख्या होता है 28, ऑर्गन 3d10, CO आएगा तो 4s में खाली होगा, 4s के बाद 4p में जाएगा, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, बट ये पारा नहीं, ये डाया होगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो पारा लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। NiCO4 एक डाया कंपाउंड है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक नहीं है।
तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मिथाइल क्लोराइड होता है, मिथाइल क्लोराइड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl। नेक्स्ट, मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल, तो ब्यूटेन 1 1 2 3 4, अब यहाँ पे लगा देते हैं COH से क्या बनाते हैं? 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाते हैं। ये क्या है? ब्यूटेन 1 होल है और 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो यहां से यहां आने के लिए हम किस रिएजेंट का यूज करते हैं? तो Br2 का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या करना है कि बेंजीन में Cl2 लेना है, वो भी अधिकतर करने का मतलब होता है एक्सेस, और यहाँ पे सनलाइट है, क्या बनेगा? देखिए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सब के सब गायब हो जाते हैं और C6Cl6 बन जाता है, ठीक। और C6Cl6 को हेक्साक्लोरोबेंजीन कहते हैं, या इसका नाम गैमेक्सिन भी होता है, गैमेक्सिन। ऐसे बेंजीन रिंग रहेगा Cl 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 Cl, यही है C6Cl6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? देखिए मिथाइल अल्कोहल तो नहीं देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल नहीं देगा। और ये CH3 2 है और फिर CHOH है, और वो CH3 3 है, आयोडोफॉर्म टेस्ट CHOH है, ठीक है। कार्बन पर OH है, H है, CH3 है, CH3 है, बिल्कुल ये दे देगा। ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होता है, ये तो कभी नहीं देगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है? सीधा के किण्वन से, ठीक है, फर्मेंटेशन से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित होता है? तो OH रहता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? देखिए फिनॉल है, बेंजाइल अल्कोहल है, एम क्लोरोफिनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। फिनॉल जो होता है मोस्ट एसिडिक होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस आता है, और इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? तो प्राइमरी अल्कोहल है, एक मिनट, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड मिलेगा, ऑप्शन डी करेगा। एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एसिटिलीन है मतलब कि C2H2, इसमें जैसे डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 CH3 CHO मिल जाता है, एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब RCOCl है, इसमें H2PDPSO4, तो इसमें R मतलब कि एल्डिहाइड और HCl बन गया, इसको ओजोन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देगा? तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है एल्डोल संघनन नहीं देता है। मिथेनॉल तो CH3 नहीं, HC=OH, अब इसके पास नो अल्फा H है, अब यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, यही कैनिजारो नहीं देगा। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन का निर्माण होता है, मतलब कि इसमें मिथिलीन ग्रुप 6 होगा और एमीन ग्रुप 4 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो RCOOR, ऑप्शन सी, ये ईस्टर है, ये तो एल्डिहाइड है, एमाइड ग्रुप है और इसको एसिडिक एनाइड्राइड कहते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ है RC_O OC_O
इसको एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ईस्टर पूछा है तो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट किया जाता है? टॉलरेंस रिएजेंट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रिया RCOOAg प्लस Br2 CCl4 RBr प्लस AgR प्लस CO2 को क्या कहते हैं? इसका नाम है हंस डीकर रिएक्शन, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेम रिएक्शन है, इसको हंस डीकर अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोलिनियस अम्ल में क्या रहता है? तो 50% एसिटिक अम्ल रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये किस प्रकार का एमीन है? तो देखिए ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो इसलिए ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा। स्ट्रक्चर देकर के टर्शियरी एमीन बोलने का गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एन से डायरेक्टली एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा। जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन है? इसमें मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आंसर डी होगा, बट ये गलत है, क्योंकि नॉर्मल एमीन और जब एमीन को हम जलीय घोल में डाल देते हैं तो दोनों में अंतर होता है। सवाल है, which of the following is the strongest base in the aqueous solution? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, इसके पास CH3 है, CH3 है, CH3 है, तो इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया। अब स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे ज्यादा होगा तो अपने लोन पेयर को जल्दी डोनेट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड होता है, और ये तो एनिलीन है। एनिलीन में जो एमीन ग्रुप होता है, ये तो अपना लोन पेयर को रेजोनेंस में दे देता है, ये तो और वीक बेस होगा। लेकिन सबसे अच्छा बेस की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे अच्छा बेस होगा वो सबसे पहले लोन पेयर को देगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये लोन पेयर अच्छा से डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल एमीन। और ये तब होगा जब जलीय घोल की बात करेगा तब, तो मिथाइल एमीन इसका सही आंसर होगा। C3H9N अणु के द्वारा निम्नलिखित में से किसके व्यक्त किया जाता है? देखिए नाइट्रोजन पे अगर ऐसे कर दीजिएगा तो ये बन गया आपका प्राइमरी एमीन, अगर ऐसे कर दीजिएगा तो ये बन गया सेकेंडरी एमीन, अगर ऐसे कर दीजिएगा तो ये बन गया टर्शियरी एमीन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल कहने का मतलब होता है RCN। RCN को जैसे हम रिड्यूस करेंगे 2 डिग्री एमीन मिल जाएगा। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का क्या नाम होता है? रासायनिक, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? ठीक है, विटामिन B12 में, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? हाई डेंसिटी वाला पॉलिथीन, ऑप्शन सी उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन। CF2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CF2 किसका एकलक है? मतलब किसका मोनोमर है? टेफ्लॉन का होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोक्विन क्या है? तो क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? देखिए टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोमाइसेटिन है, पेनिसिलिन है, ये सबका सब एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें से ABC में से कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ डी। निम्नलिखित में से कौन गेमेक्सिन है? अभी आपको बताया गया है कि गेमेक्सिन का फॉर्मूला होता है C6Cl6, मतलब कि बेंजीन रिंग पर चारों तरफ Cl लगा दीजिए, इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक।